अल्काट्राज, जिसे दुनिया की महफूज तरीन जेल होने का दर्जा हासिल था, ये एक ऐसी जेल थी जहां अगर कैदियों को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो इसे ब्रेक नहीं कर सकते थे। फिर भी अथॉरिटी की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स कैसे भाग निकले, जिनका पता न सिर्फ FBI बल्कि अमेरिका की 3 बड़ी अथॉरिटीज भी नहीं लगा सकी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पेशेंस और प्लानिंग की एक मिसाल है। ये केस पिछले 60 सालों से न सिर्फ उलझा हुआ है बल्कि अब एक मिस्ट्री बन चुका है। पैसिफिक ओशन में मौजूद ये आइलैंड जो 22 एकड़ पर फैला हुआ है, इसमें ज्यादातर उन कैदियों को रखा जाता था जो अमेरिका की बाकी जेलों को तोड़कर भाग निकलते थे। अल्काट्राज नाम से फेमस ये आइलैंड समुद्र में मौजूद एक बड़े से पत्थर पर बना है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है, जहां जेल अथॉरिटीज की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है, क्योंकि ये आइलैंड पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, जिस वजह से इसके चारों तरफ का पानी इतना ठंडा है कि कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए इसे 1934 में फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा कड़ी निगरानी की जाती थी। यहां से भाग पाना किसी ख्वाब से कम नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा भी हासिल था। ये जगह सिर्फ जिस्मानी कैद नहीं थी बल्कि दिमागी शिकंजा भी थी। लेकिन यहाँ कुछ दिमाग कैद होने के बावजूद आजाद सोच रखते थे। फ्रैंक मॉरिस, क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और एलन वेस्ट, ये चारों एक दूसरे से अलग थे लेकिन एक जैसी सोच रखते थे। फ्रैंक मॉरिस की गिनती अल्काट्राज के सबसे ज़हीन तरीन कैदियों में होती थी। उसका IQ लेवल 133 था, जो कि एक आम इंसान से कहीं ज्यादा होता है। फ्रैंक मॉरिस ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम सिर्फ 13 साल की उम्र में ही रख दिया था। उसे अल्काट्राज में एक बैंक रॉबरी की वजह से लाया गया था। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन दोनों आपस में भाई भाई थे। इन्हें भी एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ पर रखा गया था। और ये हैं एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। इसी वजह से उसे अल्काट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट अल्काट्राज में काफी टाइम से था, जिसकी वजह से जेल के कंपोनेंट्स के बारे में उसे बाकियों से ज्यादा मालूम था। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक B में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से इनके लिए भाग पाना मुमकिन था। अब क्योंकि ये सब अलग अलग वक्त में अल्काट्राज पहुंचे थे, तो इन सभी को अलग अलग ब्लॉक में रखा गया था। एंगलिन ब्रदर्स और एलन वेस्ट को जो सेल नंबर अलॉट हुआ था वो ब्लॉक B में था, लेकिन जो सेल नंबर फ्रैंक मॉरिस को मिला था वो अलग ब्लॉक में था। इस वजह से ये चारों सिर्फ तभी मिल पाते थे जब टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाने या फिर दूसरे काम करने के लिए सेल से बाहर आते थे। इसीलिए सितंबर 1961 में फ्रैंक ने जेल अथॉरिटीज को ब्लॉक B में सेल अलॉट करने की एक अर्जी दी, और हैरानी की बात यह है कि जेल अथॉरिटी ने इसे मंजूर भी कर दिया। अब फ्रैंक को भी ब्लॉक B में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये चारों जब चाहे बात कर सकते थे। वैसे तो अल्काट्राज में हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था और एक दिन में 13 बार कैदियों की गिनती की जाती थी, लेकिन यहाँ रह रहे कैदियों को सभी फैसिलिटीज दी जाती थीं। जिन्हें पेंटिंग का शौक था वो पेंटिंग करते, जिन्हें पढ़ने का शौक था उनके लिए लाइब्रेरी थी, और जिन्हें म्यूजिक का शौक था उन्हें बजाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए जाते थे। इसके अलावा इस जेल में हर रोज 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम भी होता था, जिसमें सभी कैदी अपने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। अगले 2 सालों तक ये चारों आपस में क्या प्लानिंग करते रहे, इसकी किसी को कानो कान कोई खबर ना हुई। और फिर वो दिन आया 12 जुलाई 1962, जब सुबह के वक्त रूटीन के मुताबिक जेल स्टाफ तमाम कैदियों को उठाने के लिए पहुंचा। असेंबली में जब काउंटिंग की गई तो इसमें 3 कैदी मिसिंग थे। जब स्टाफ ने सेल को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक B में एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोता हुआ पाया। स्टाफ के लिए यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उन्होंने सेल के अंदर जाकर जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो देखते हैं कि सेल के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए हैं। वो तीनों फरार हो चुके थे और उन्होंने सोप, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और सीमेंट से बने ये डमी हेड्स रख दिए थे। ये देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये सोचकर पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू की, क्योंकि कैदी आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते थे। लेकिन पूरे आइलैंड की छानबीन करने के बावजूद उनका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलवाया गया
और ये केस FBI को सौंप दिया गया। FBI ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये देखा गया कि तीनों प्रिजनर्स अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम तब हैरान रह गई जब दीवार की दूसरी साइड पर उन्हें 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट डैमेज मिले और चौथा वेंट एलन वेस्ट की सेल का था, जो इस वजह से अपनी वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा, क्योंकि जिस वक्त इन चारों ने वेंट के सुराख का काम खत्म किया तो जेल स्टाफ की नजर से बचने के लिए इन चारों ने क्राफ्ट बोर्ड से बिल्कुल वेंट जैसे दिखने वाली डमी बनाई और इस डमी को वेंट के सुराख पर हल्के सीमेंट से जॉइंट कर दिया। एलन वेस्ट से यहाँ पर गलती ये हुई कि डमी को फिक्स करते वक्त इसने सीमेंट का अच्छा खासा इस्तेमाल किया था, जिस वजह से ये अपनी सेल में ही फंसा रह गया। FBI ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एलन वेस्ट को अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है। तभी इन्वेस्टिगेटर ने एलन को ऑफर किया कि अगर वो सब कुछ सच सच बता दे तो उसे मिलने वाली सजा माफ कर दी जाएगी। एलन वेस्ट ने भी अपनी भलाई इसी बात में समझी कि इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने कबूल किया कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर ही हेयर कट के दौरान चुराए थे। एलन ने बताया कि जेल की मेंटेनेंस का काम करते वक्त उसने नोटिस किया कि सेल की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं, जिस वजह से वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीने तक ये चारों प्रिजनर्स म्यूजिकल आवर के वक्त इस सुराख को बड़ा करते रहे। ये काम वो किचन से चुराए चमचों की मदद से करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी तैयार कर ली थी, जिसने इनका काम और भी आसान कर दिया था। वेंट का सुराख सेल की पीछे वाली साइड पर एक कॉरिडोर में निकलता था, जहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। एलन ने बताया कि यहां से एक ड्रिल पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है, जहां से तीनों प्रिजनर्स एक पाइप का यूज करके छत से नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फीट ऊंची फेंस को टॉप कर बाहर निकल गए। उसने बताया कि उन्होंने अपनी सारी तैयारी पहले ही पूरी कर रखी थी। जेल की मेंटेनेंस में काम करते वक्त उन्होंने काफी रेनकोट भी चुराए थे, जिससे उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट और एक बोट भी तैयार कर ली थी, जिसकी मदद से वो यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। लेकिन FBI के लिए सवाल अब भी यही था, भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं? इन्वेस्टिगेशन में एलन ने बताया कि प्लान के हिसाब से हमें अल्काट्राज से निकलते ही 3 किलोमीटर दूर एंजल आइलैंड जाना था और वहां से सीधे मेन आइलैंड, जहां से एक गाड़ी चुरानी थी और उसके बाद हमेशा के लिए ये देश छोड़ देना था। एलन की ये बात सुनते ही FBI ने तीनों प्रिजनर्स की छानबीन शुरू कर दी। एंजल आइलैंड पर ढूंढा गया, अल्काट्राज के चारों तरफ समुद्र में भी तलाश किया गया और मेन आइलैंड पर भी ढूंढा गया, लेकिन ना ही इन तीनों प्रिजनर्स का कोई पता चला और ना ही उस दिन किसी गाड़ी के चोरी होने की कोई रिपोर्ट मिली। अब FBI के साथ साथ इस केस में कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल भी शामिल हो गए। इन तीनों ने समुद्र में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन तीसरे दिन कोस्ट गार्ड को लकड़ी से बना एक पैडल तैरता हुआ मिला, जो कि माना जाता है उसी बोट का ही एक पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिनमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान और फैमिली फोटोज भी थीं। इसके बाद ये सर्च ऑपरेशन कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन FBI को ना तो प्रिजनर्स मिले और ना ही वो राफ्ट जिसकी मदद से वो तीनों प्रिजनर्स अल्काट्राज से भागे थे। ये केस अब पुलिस केस से हटकर एक मिस्ट्री केस बनता जा रहा था। इस केस के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेन आइलैंड तक पहुंचे होंगे, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। काफी पूछताछ के बाद फैमिली मेंबर्स ने बताया कि फैमिली में छोटे बड़े फंक्शंस पर 2 औरतों को अजीब से मेकअप में देखा गया है और हम में से कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। और इस पूछताछ के बाद वो 2 औरतें फिर कभी नजर नहीं आईं। उनके एक भतीजे डेविड विडनर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस एंगलिन के बड़े भाई ने अपनी मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं।
इसके अलावा इसके 15 साल बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजिन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी एक फोटो भी ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि जो फोटो में दो लोग दिख रहे हैं उनकी उम्र एंगलिन ब्रदर्स से मैच नहीं खाती। ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद इनका आज तक कोई अता पता नहीं चल सका। इस केस के 9 महीने बाद अल्काट्राज को बंद कर दिया गया, क्योंकि इस जेल को चलाने के लिए दूसरी जेलों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा खर्च होता था। इसके अलावा समुद्र के खारे पानी और हवाओं की वजह से जेल की दीवारें जल्द ही डैमेज हो जाती थीं, जिनकी मेंटेनेंस में 3 से 5 मिलियन का खर्च आता था। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अल्काट्राज को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। 1979 में एफबीआई ने इस केस से ऑफिशियली हार मान ली। अब सिर्फ यूएस मार्शल सर्विस ही है जहां ये केस अब तक ओपन है और तब तक ओपन रहेगा जब तक प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते या फिर उनकी उम्र 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट आज ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले ये चारों प्रिजनर्स कैद हुआ करते थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में।